कहानी है एक ऐसे जीनियस की जो अपने ही परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। एली नाम का यह शख्स अमेरिका से नफरत करता था और जंगल में एक नई दुनिया बसाने का सपना देखता था। अपने इसी जुनून में वह अपने परिवार को एक ऐसे सफर पर ले निकला जहां उसने वादा तो जन्नत का किया था, पर हकीकत में हर कदम पर नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। कहानी की शुरुआत होती है एली नामक शख्स से, जिसके दिल में अमेरिका के लिए नफरत कूट कूट कर भरी थी। उसका मानना था कि एक जमाना था जब अमेरिका मौकों और नौकरियों का देश कहा जाता था, मगर अब वह बर्बादी के कगार पर खड़ा एक बदनाम मुल्क बन चुका है। यही सोच वह अक्सर अपने बेटे चार्ली से भी बांटता था। एक दिन दोनों पास की एक दुकान पर कुछ सामान लेने पहुंचे, लेकिन दुकानदार ने एली को देखते ही मुंह बना लिया। असल में वह एली और उसके अमेरिकी विरोधी बातों से चिढ़ता था। उधर चार्ली बताता है कि उसके पिता को तो यहाँ तक लगता है कि आने वाली सर्दियों में अमेरिका पर न्यूक्लियर हमला होने वाला है। देश के लिए है बहुत बड़ा खतरा। दूसरी तरफ एली एक नए आविष्कार पर काम खत्म करता है। उसे पूरा यकीन था कि उसके बॉस को यह आविष्कार देखकर मजा आएगा, लेकिन एली के बॉस जो एक किसान थे, उनकी उम्मीद कुछ और ही थी। उन्होंने एली को सिर्फ इसलिए काम पर रखा ताकि वह एक कूलिंग सिस्टम बना सके जिससे उनके फसल को खराब होने से बचाया जा सके। मगर एली तो अपने ही धुन में था। वह अपनी मशीन लेकर बॉस के पास पहुंचा। इस मशीन का नाम था फैट बॉय और इसकी खासियत यह थी कि यह पलक झपकते ही पानी को बर्फ में बदल सकती थी। एली को लगा कि उसका बॉस यह देखकर खुशी से उछल पड़ेगा, पर हुआ उसका ठीक उल्टा। बॉस उस पर बुरी तरह भड़क गया क्योंकि एली उसे दिए गए काम को छोड़कर बाकी सब कुछ कर रहा था। इस तरह थोड़ी बेइज्जती महसूस करके एली वहां से निकल पड़ा। तभी उसकी नजर कुछ इमिग्रेंट पर पड़ी जो गर्मी से बेहाल थे। एली की दिमाग की बत्ती जली। उसने सोचा कि अगर वह अपने यह बर्फ बनाने वाली मशीन इन लोगों के सामने ले जाए तो वह इसे किसी कीमती खजाने से कम नहीं समझेंगे। बस उसी पल एली ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। उस रात उसने अपने परिवार को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि वे सब अगले ही दिन अमेरिका छोड़कर किसी घने जंगल की ओर जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां वह अपनी मर्जी का एक नया शहर बसाएगा। एली का परिवार जानता था कि यह फैसला बहुत बड़ा और अजीब है, लेकिन उन्हें एली की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। उस रात एली ने घर पर कई इमिग्रेंट को दावत पर बुलाया और सबके साथ मिलकर पार्टी की। अगली सुबह सफर की तैयारी पक्की हो गई। इसी बीच चार्ली अपने पिता का इस्तीफा लेकर अपने बॉस के पास गया। बॉस ने इस्तीफा पढ़कर बस इतना ही कहा, मैंने एली जैसे बहुत लोग देखे हैं जो अपने अजीब सोच और विश्वास के चलते अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचा देते हैं। वह उसे एक खतरनाक और पागलपन इंसान की तरह देख रहे थे। अब वह समय आ गया था। एली और उसका परिवार अपना सब कुछ पीछे छोड़कर नाव पर सवार हो गए। वहीं उनकी मुलाकात एक और फैमिली से हुई। ये रेवरेंट का परिवार था जो खुद भी अमेरिका छोड़कर जा रहा था। शुरुआत में तो दोनों परिवार के बीच खूब बातें हुई और अच्छा तालमेल बना, लेकिन उनके बीच मनमुटाव तब शुरू हुआ जब रेवडेव ने एली और उसके परिवार पर अपने धर्म को मानने के लिए दबाव डालना शुरू किया। एली को धर्म और मजहब जैसी चीजों से सख्त नफरत थी। उसे वे लोग जहर की तरह लगते थे जो धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। इसी बात पर दोनों के बीच एक तीखी बहस छिड़ गई। एक तरफ जहां दोनों के पिता एक दूसरे से लड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर रेवडेन की बेटी चार्ली से मिलती है। आखिरकार वह समय आ ही गया जब दोनों परिवार की राहें अलग हो गईं। आगे बढ़ने से पहले एली ने उसी बंदरगाह वाले शहर पर एक रात रुकने का फैसला किया। वहां वह स्थानीय लोगों के साथ पार्टी में शामिल हुआ और मौज मस्ती करने लगा, पर उसे क्या पता था कि उसी रात उसकी किस्मत एक ऐसी पलटी मारने वाली थी कि उसकी जिंदगी बदल जाएगी। हुआ यूं कि नशे के धुत में एक आदमी से बातों बातों में एली ने लगभग कौड़ियों के दाम पर पूरा गांव ही खरीद लिया। एली के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। वह हमेशा से यही तो चाहता था, शहर के शोर शराबे से दूर जंगल और कुदरत के बीच अपनी एक नई दुनिया बसाना, और अब किस्मत ने उसे वह जगह तोहफे में दे दी थी। अगली सुबह वह अपने पूरे परिवार के साथ एक नाव पर सवार होकर उस गांव की ओर निकल पड़ा। इस बार हैडी नाम का एक गाइड उन्हें रास्ता दिखा रहा था। नदी का लंबा सफर तय करके आखिरकार वह अपने मंजिल पहुंच ही गया। यहाँ उसका परिवार एक बड़े झटके के
लिए तैयार नहीं था। जिस जगह को वे अपने सपनों का आशियाना समझते थे वह असल में टूटी फूटी झोपड़ियों तथा कबाड़ के ढेर से भरी एक बंजर जमीन थी। यह देखकर परिवार का दिल बैठ गया, मगर एली तो खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे ये वीरान जगह किसी जन्नत से कम नहीं लग रही थी, क्योंकि वहाँ वह सब कुछ था जो उसे अपने सपनों की दुनिया में बनाने के लिए चाहिए। उस जंगल में पहले से ही कुछ लोग रहते थे और एली और उसका परिवार भी उसी का हिस्सा बन चुका था। उस जंगल में पहले ही कुछ लोग रहते थे और अब एली और उसका परिवार भी उस गांव का हिस्सा बन चुका था। उस रात सबने एक छोटी सी झोपड़ी में एक रात गुजारी। परिवार को एली पर अटूट विश्वास था, इसलिए वह भी एक नई शुरुआत के लिए खुशी खुशी तैयार हो गया। अगले दिन से वह अपने मिशन पर लग गया। उसने सबसे पहले गांव के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि क्या वे अपने गांव में किसी तरह का विकास चाहते हैं। गांव वाले ने तो अपने जिंदगी में विकास का नाम भी नहीं सुना था, इसलिए एली ने खुद ही उन्हें रास्ता दिखाने का फैसला किया। उसने एक एक कर सबको काम सौंपना शुरू कर दिया। उनका लक्ष्य था इस वीरान शहर को एक आदर्श शहर, एक यूटोपिया में बदलना। गांव के लोग भी तरक्की चाहते थे, इसलिए वे भी पूरे जोश के साथ एली के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे। मगर एली के दिमाग में तो कुछ और ही बड़ा चल रहा था। वह रातों रात एक बड़ी सी जगह को अपने नए आविष्कार के लिए तैयार करने लगा। असल में वह यहाँ अपने फैट बॉय मशीन का एक विशाल रूप बनाना चाहता था, जो पहले से ही कई गुना ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो। जल्द ही उसका प्लान रंग लाने लगा। पूरा गांव एकजुट होकर काम पर लग गया। कोई लकड़ियां काट रहा था, कोई घर बना रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे भी बेहद खुश थे। पत्नी ने देखा कि यहाँ के लोगों को पीला रंग बहुत पसंद है, तो उसने सबके लिए पीले रंग के कपड़े सिल दिए। सब एक परिवार की तरह लगने लगे। चार्ली को लग रहा था उसकी जिंदगी उम्मीद से कहीं बेहतर चल रही है। ऐसी आज़ादी और सुकून भरी जिंदगी वे अमेरिका में कहीं नहीं जी सकते थे। उनके इशारों पर पूरा गांव धीरे धीरे तरक्की कर रहा था और लोगों में आपसी भाईचारा बढ़ता जा रहा था। तभी इस खुशहाली पर एक पुरानी परछाई आकर पड़ी। एली को एक इंसान से सख्त नफरत थी, जो लोगों को मेहनत से ज्यादा धर्म पर भरोसा करने को कहता था, और वह कोई और नहीं बल्कि था रेवडेव ही। असल में रेवरेड इस बात से आग बबूला था कि उसके चर्च के कुछ लोग उसे छोड़कर एली की इस नई दुनिया में शामिल हो रहे हैं। इसी सिलसिले में वह एली से बात करने वहां आ धमका। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने रेवडेव को साफ साफ कह दिया कि वह यहाँ आकर लोगों का ब्रेन वॉश करना बंद करे, पर रेवडेव ने भी फटकार कर जवाब दिया कि लोगों को काम के साथ साथ भगवान पर भी भरोसा रखना चाहिए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच एक तीखी झड़प हो गई। जाते जाते गांव वालों को चेतावनी दी, अगर तुम लोग इसी तरह अंधों की तरह एली के पीछे चलते रहे तो बर्बादी के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगेगा। मगर गांव के लोगों पर एली का जादू इस कदर छाया था कि उन्होंने उल्टा उससे ही बेइज्जत करके वहां से भगा दिया। इसके बाद गांव में तरक्की की ऐसी लहर दौड़ी कि हर कोई खुश था। चारों तरफ शांति और सुकून का माहौल था और लोग अपनी जिंदगी का पूरा मजा ले रहे थे। एक दोपहर चार्ली बाकी बच्चों के साथ खेल रहा था। वे सब भविष्य के सपने बुन रहे थे। कोई टीचर बनना चाहता था तो कोई वैज्ञानिक। सब कुछ बड़ा करने की सोच रहे थे, पर चार्ली के दिमाग में एक अजीब सा डर घर कर गया था। उसे अब सच में अपने पिता एक खतरे की तरह लगने लगे थे। पिता की कई बातें याद आ रही थी कि कैसे अमेरिका जल्द ही तबाह होने वाला है और कैसे वे इस गांव में एक विशाल मशीन बनाकर एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। फिलहाल उसका ये सपना साकार होता दिख रहा था। कई दिनों की दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार उसने अपनी विशाल फैट बॉय मशीन बनाकर तैयार कर ही ली। उस रात मशीन का बचा खुचा काम निपटाकर सब सोने चले गए। अंधेरे में खड़ी वह मशीन किसी आधुनिक और रहस्यमय आविष्कार से कम नहीं लग रही थी। अगली सुबह एली ने सबको इकट्ठा किया। हर कोई ये देखने के लिए बेताब था कि आखिरकार ये मशीन करती क्या है। एली ने एक पाइप के थ्रू मशीन में पानी भेजना शुरू किया और अगले पल मशीन से बर्फ का एक पहाड़ सा बाहर आने लगा। यह वही आविष्कार था जिसका सपना वह हमेशा से देखता आया है। उसे यकीन था कि इस जंगल में लोगों के पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन बर्फ उसके लिए किसी जादुई खजाने से कम नहीं होगी। हुआ भी यही। एली के इस आविष्कार की वजह से गांव वाले बर्फ बेचने लगे और जल्द ही इनका फायदा भी साफ दिखने लगा। मगर वह इतने से भी खुश नहीं था। उसे पता चला कि जंगल के और भी गहरे हिस्से में एक ऐसी जनजाति रहती है जिसका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। उन्होंने कभी बर्फ भी नहीं देखी है। उसने ठान लिया कि वह उन तक भी तरक्की की यह रोशनी पहुंचाएगा।
उसने अपने कुछ साथियों के साथ बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और उन जनजात की खोज में निकल पड़े। पर सफर इतना आसान होने वाला नहीं है। उन्हें कई दिनों तक पैदल चलना था और इसी दौरान बर्फ को पिघलने से बचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। जितना हो सका बर्फ को पत्तों और कपड़ों से ढक कर रखते। सफर की थकान से सब चूर हो चुके थे, पर एली लगातार उनका हौसला बढ़ाता रहा। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद उन्हें कुछ लोग नजर आए। एली उनका पीछा करते करते जनजाति के मुख्य ठिकाने पर पहुंच गया। वहां के लोग उसे और उसके साथियों को देखकर जरा भी खुश नहीं हुए। उन्हें शक की निगाह से देख रहे थे। एली ने जब उन्हें अपना जादुई तोहफा यानी बर्फ दिखानी चाहिए, अब तक बर्फ पूरी तरह पिघलकर पानी बन चुकी थी। वे उनके सामने एक मजाक बनकर रह गए। जनजाति के लोग ने उन्हें वहां से भगा दिया। निराश और थके हारे एली और उसके साथी अपने गांव वापस लौटने पर मजबूर हो गए। जब वापस पहुंचे तो उनके सामने एक और मुसीबत पहाड़ बनकर खड़ी थी। कुछ वेपन से लैस लोग उनका पीछा करते करते उनके गांव तक आ पहुंचे थे और अब वे उस जगह पर अपना अड्डा बनाना चाहते थे। उनके हाथों में बंदूकें थी, जिसके कारण एली के पास सोचने समझने का भी रास्ता नहीं बचा। उसे मजबूरी में उनकी बात माननी पड़ी। बंदूक की नोक पर वह भले ही शांत था, लेकिन उसका दिमाग तूफान से भी तेज रफ्तार से चल रहा था। उसने अपना दिमागी घोड़ा दौड़ाया और बंदूकधारी से कहा कि ये पूरा गांव जहरीली चींटियों के कहर से जूझ रहा है। ये जगह उनके रहने लायक नहीं। पर वे लोग टस से मस नहीं हुए और वहीं रहने का मन बना चुके थे। आखिर में उसने भी हार मानकर उन्हें इजाजत दे दी। थोड़ी देर बाद जब वे लोग आराम करने की तैयारी में थे, तब एली ने उन्हें एक सुरक्षित जगह जाने का सुझाव दिया। उनका प्लान था वे लोग उन लोगों को अपने विशाल फैट बॉय मशीन के अंदर सोने के लिए भेज देंगे। वे उनकी बातों में आ गए और खाना खाने के बाद उसी मशीन के अंदर जाकर आराम करने लगे। आधी रात के सन्नाटे में एली चुपके से चार्ली के पास पहुंचा और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। दोनों ने मिलकर उस मशीन को एक्टिवेट कर दिया, लेकिन इस बार बर्फ बनने के लिए नहीं। मशीन के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा और वहां का माहौल जानलेवा होता गया। अंदर फंसे लोगों का दम घुटने लगा। उन्हें समझ आ रहा था कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वे सब वहीं मारे जाएंगे। घबराहट में उन्होंने अपनी बंदूक से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों की टकराने से मशीन के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरा मशीन आग के हवाले हो गया। वे सभी बंदूकधारी अपनी कब्रगाह बन चुकी उस मशीन के साथ ही जलकर खाक हो गए। एली अपनी आंखों के सामने अपने सबसे बड़े सपने को राख होते हुए देख रहा था। अगली सुबह तक सब कुछ तबाह हो चुका था। मशीन से निकले केमिकल ने नदी के पानी को भी जहरीला बना दिया था और उनकी नावें भी खराब हो चुकी थी, जो वहां से निकलने का एकमात्र जरिया था। उसके बसाए हुए सपनों का वह राज पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। जैसे तैसे वे हेडी की नाव पर सवार होकर पास के एक समंदर के किनारे पर पहुंचे। फैमिली के मेंबर लोग खुश थे कि चलो जान बची, अब वे यहाँ से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। मगर एली के मन में अभी भी एक बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि उसका असली मकसद अभी भी अधूरा है। वह उन किनारों से भी आगे कहीं और जाना चाहता था, मगर अब उसकी पत्नी और बच्चों का सब्र जवाब दे चुका है। उनकी जिद थी कि बहुत हुआ ये पागलपन, उन्हें अब वापस अमेरिका जाना है। मगर एली ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वे अमेरिका वापस नहीं जाएंगे। अपने बच्चे को रोकने और बहलाने के लिए उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोला। उसने कहा कि अमेरिका, कौन सा अमेरिका, वहाँ तो न्यूक्लियर हमला हुआ है, सब कुछ तबाह हो चुका है, सारे लोग मारे जा चुके हैं। हम ही कुछ खुश नसीब लोग हैं जो जिंदा बचे हैं। यह सुनकर सब हैरान रह गए। बच्चे तो इतने छोटे थे कि उन्होंने अपने पिता के इस भयावह झूठ को सच मान लिया। अब वह वहीं रुककर अपने परिवार के लिए रहने का बंदोबस्त करने में जुट गया। वह एक घर बनाना शुरू किया जिसे वह पूरी तरह वाटर प्रूफ बना रहा था, ताकि वह समंदर की लहरों से बच सके। कुछ दिनों बाद हेडी उससे दोबारा मिलने आया। उसने देखा कि समंदर का पानी काफी ऊपर चढ़ आया है। उसने एली को चेतावनी दी कि यह भयानक तूफान आने वाला है और उसे अपने परिवार को लेकर किसी सुरक्षित जगह चले जाना चाहिए। पर वह अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। अपनी धुन के आगे उसे अब अपने परिवार की जान की भी परवाह नहीं थी। उसने हेडी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया और वहीं रुकने का फैसला किया। फिर वही हुआ जिसका डर था। उस रात भयानक तूफान और बारिश ने दस्तक दे दी।
अंधेरे में हेडी चुपके से चार्ली के पास आया और उसे नाव का एक मोटर थमाते हुए बोला, इसे अपनी नाव में लगा देना। जब सही वक्त आए तो अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल जाए। इतना कहकर वह अंधेरे में गायब हो गया। तूफान के उस भयावह मंजर में एली को भी एहसास हो चुका था कि अपनी जिद में रहकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने घबराहट में नाव स्टार्ट करने की कोशिश की पर उसमें मोटर ही नहीं थी। तभी चार्ली आगे आया और हेडी को दिया हुआ वही मोटर अपने पिता को थमा दिया। इस तरह चार्ली की समझदारी से वे सब उस तूफान से सुरक्षित निकलने में कामयाब हो गए। जानलेवा तूफान तो गुजर चुका था पर उसके दिमाग में उठा तूफान अभी भी शांत नहीं हुआ। जब उसके अपने ही बच्चों ने उसे सलाह दी कि उन्हें रोडेओ के पास उसके चर्च में शरण लेनी चाहिए ताकि वे सुरक्षित रह सकें, एली का पारा चढ़ गया। उसे ये अपनी हार लगी और वे गुस्से से अपने ही बच्चों पर सजा देने पर उतर आया। उसने बच्चे को तूफान में खड़ा कर दिया। गर्मी से बेहाल बच्चे अब अपने पिता से मन ही मन नफरत करने लगे थे क्योंकि एली को उनकी सेहत की कोई फिक्र नहीं थी। कुछ देर बाद वे उसी इलाके से गुजर रहे थे जहां रेड्रो का ठिकाना था। उसकी पत्नी ने रुकने का फैसला किया ताकि वे बच्चों का इलाज कर सकें, पर उसने फिर मना कर दिया और आगे बढ़ने लगा। आखिरकार वे उस जगह पहुंच ही गए जहां चर्च बना हुआ था। उसने देखा कि रेड्रो चर्च में लोगों को उपदेश दे रहा है। यह देखकर एली का खून खौल गया। उसे लगा कि रेड्रो फिर से उन भोले भाले लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है। उस रात जब परिवार एक जगह रुका हुआ था तब चार्ली अपने भाई को लेकर चुपके से रेड्रो के परिवार से मिलने चला गया। वहीं उनकी मुलाकात जिंदगी के सबसे बड़े सच से हुई। बातों बातों में उन्हें पता चला कि उसके पिता ने अमेरिका के बारे में जो कुछ भी कहा था वह सब कुछ कोरा झूठ था। यह जानने के बाद चार्ली और उसका भाई पूरी तरह सन्न रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके अपने पिता ने उनसे इतना बड़ा धोखा किया। वे फौरन अपनी माँ के पास भागे और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। तीनों ने मिलकर फैसला किया कि अब बहुत हो चुका। वे एली को यहीं पीछे छोड़कर अपनी नई जिंदगी की तलाश में आगे जाएंगे। तभी उनकी नज़र चर्च पर पड़ी जो आग की लपटों से घिरा हुआ था। समझ गए कि इस आग के पीछे किसी और का नहीं बल्कि एली का ही हाथ है। तभी वहां रेड्रो आ गया और उन्होंने बिना सोचे समझे एली पर गोली चला दी। गोली लगते ही वह वहीं ढेर हो गया। दूसरी तरफ एली लकवे का शिकार हो चुका था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उस हाल में भी उसने अपनी पत्नी से सिर्फ एक ही सवाल पूछा, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यह पहली बार था जब उसकी पत्नी ने उससे झूठ बोला। एक ऐसा झूठ जो नफरत से नहीं बल्कि प्यार और आज़ादी के लिए बोला गया था। उसने धीरे से कहा, हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं। वह जानती थी कि अगर वह एली के रास्ते पर चलती रही तो उनका भी अंजाम उसी तरह होगा। इसी के साथ एली की जिद और उसके सपनों की इस कहानी का अंत हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।